Hello everyone, my name is Suman Kumar, and from today onwards I am going to discuss economics through questions. हम हर दिन 10 से 20 सवाल उठाएंगे और अकॉर्डिंगली चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन सारे जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें स्टैटिक पोर्शन, पीवाईक्यू और कुछ करंट अफेयर्स को मिला कर 10 से 20 क्वेश्चंस बनाया जाएगा अकॉर्डिंगली कि चैप्टर कितना बड़ा है। और ये सारे क्वेश्चंस काफी बेसिक लेवल के होंगे ताकि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अ, ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक और आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को चेक करेगा, तो अगर आपने एक अच्छी तैयारी की है तो ये सवाल आपसे बन जाने चाहिए। और इसमें से कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो कि आपके टेक्स्ट बुक ज्ञान से बाहर होगा। तो अगर आपने किसी भी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ाई की है तो ये सवाल आपसे बन जाने चाहिए। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज जो भी सवाल होंगे वो बेसिक डेफिनेशंस ऑफ जीडीपी, जीएनपी, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन सब पर बेस्ड होगा। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पास्ट में। तो ये चैप्टर जो है कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसे, और ये पहला चैप्टर भी है, तो आप इसे रिवीजन कर लें और फिर आकर के यहाँ पर आकर ये सवाल जो भी आज पूछे गए हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, consider the following statements with respect to capital goods. They are durable output of a man-made process. They are the final products for consumption and cannot be used as input for further production process. They can get transformed while acting as input. A capital good can become a consumption good under different circumstances. How many of the above statements are correct? Only one, only two, only three, or all the four statements are correct? तो ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसे टाइम लेकर सॉल्व करें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तो 1 मिनट का आप टाइम टाइम लेकर के इसे सॉल्व करें और सॉल्यूशन देखने के लिए वापस से आ सकते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है कि which of the statements are correct with respect to capital goods? They are durable output. ड्यूरेबल मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर इसे एक बार करते हैं तो 4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे चलेगा। जैसे कि कुछ सामान होते हैं, जैसे कि आप चॉकलेट होते हो, आप उसे खाते ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एक वॉशिंग मशीन है तो आप उसे 5 साल, 6 साल तक यूज करते हो, वो ड्यूरेबल है, वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। जैसे हमारा टेलीविजन है, टीवी है, उसे हम 5 साल, 10 साल तक यूज करते हैं, इसलिए उसे ड्यूरेबल कहते हैं। तो जैसे कैपिटल गुड्स होता है, जैसे कोई मशीन है किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो काफी लंबे टाइम तक चलता है, तो इसलिए उसे उसको हम ड्यूरेबल कहते हैं। तो जो कैपिटल गुड्स है वो ड्यूरेबल होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दे आर द फाइनल प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज इनपुट फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये जो स्टेटमेंट है, कैन नॉट बी यूज्ड एज इनपुट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम इसे एक इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में हम उसे एक एज एन इनपुट यूज कर सकते हैं, और जिसमें का कि फाइनल प्रोडक्ट होगा क्लीन क्लॉथ्स, धुले हुए कपड़े। तो वहां पर जो वॉशिंग मशीन है वो एज एन इनपुट काम कर सकता है। और अगर हम देखें तो फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन है वो जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन भी हो सकता है। अगर एक हाउस होल्ड की बात करें तो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है कंजम्पशन के लिए। लेकिन वही एक दुकान कोई खोलता है कपड़े धुलाई की, तो वहां पर बस वो एक इनपुट की तरह ही काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, दे कैन गेट ट्रांसफॉर्म व्हाइल एक्टिंग एज इनपुट। ये स्टेटमेंट गलत है। कैपिटल गुड्स डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड। अगर एक वॉशिंग मशीन है तो वो कुछ बदल नहीं जाएगा, वो सिर्फ वियर एंड टियर हो सकता है, उसमें कुछ डेप्रिसिएशन आ सकते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन ही रहेगा 3 से 4 साल के बाद भी। तो वहां पर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। चौथा स्टेटमेंट है, अ कैपिटल गुड कैन बिकम अ कंजम्पशन गुड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है।
कोई भी गुड जो है वो कैपिटल गुड होगा या कंजम्पशन गुड होगा, वो डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए खरीदा गया है। अगर हम वॉशिंग मशीन की ही बात करते हैं, तो अगर एक कंज्यूमर उसे अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा है वॉशिंग मशीन को, तो वहां पे वॉशिंग मशीन जो है कंजम्पशन गुड है। लेकिन अगर कोई दुकानदार वॉशिंग मशीन को खरीद रहा है कि वो लोगों से गंदे कपड़े ले, उस वॉशिंग मशीन में धोए और फिर साफ कपड़े दे, यानी कि वो जो है वॉशिंग मशीन को एज अ बिजनेस की तरह यूज कर रहा है, यानी कि वहां पे उसके लिए जो वॉशिंग मशीन है वो एक कैपिटल गुड है, ना कि कंजम्पशन गुड है। तो डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस एक ही गुड कंजम्पशन गुड भी हो सकता है, और वही गुड जो है वो कैपिटल गुड भी हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे दो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री? पहला हो जाएगा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री, टेरिटोरियल वाटर्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, embassies, consulates, military establishment of a country located in other country. So how many of the statements are correct? Constitute domestic territory? Then options are only one, only two, only three, or all the four constitute domestic territory. ये जो कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का, ये जीडीपी कैलकुलेशन के टाइम पे यूज होता है, या फिर जीएनपी में। जीडीपी का जैसे कि जीएनपी का है डेफिनेशन, ऑल द गुड्स एंड प्रोड्यूस गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, और जीडीपी का हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। तो वहां पे उस बाउंड्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वहां से ही आता है हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी और एक डोमेस्टिक टेरिटरी। ये सवाल वहां से उठाया गया है। तो आप इस पे वीडियो को पॉज करके और इसे सॉल्व करने का ट्राई करें। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री? तो टेरिटरीज दो टाइप के हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल टेरिटरी और दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी। तो पॉलिटिकल टेरिटरी वो हो जाएगा जैसे कि हमारा इंडिया है, और उसका जो इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर जो भी अब हमारा लैंड है, वो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर हो जाएगा। तो वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता ही है। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है कि जो हमारा इंडिया है या फिर कोई भी कंट्री है, तो वहां से हमारे जो है कुछ जोन्स डिफाइंड होते हैं, वहां से शोर लाइन से, जैसे कि 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर हो जाएगा। तो वो भी हमारा जो है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही काउंट होता है। फिर जो हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हैं रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, तो ऐसा है कि अगर कोई इंडियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी है, और वहां पे उसके नाम पर कोई अगर शिप्स और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आता है। चौथा होता है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ए कंट्री लोकेटेड इन अदर कंट्री। ये सारे भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के ही अंदर आते हैं, चाहे वो किसी और कंट्री में भी लोकेटेड क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो चारों हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री के अंदर आएगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन बेसिक डेफिनेशंस ऑफ जीडीपी और जीएनपी पर बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Statement 2 is GNP includes transfer payments. 3. GNP is always greater than GDP. GDP is always greater than GNP. GNP minus depreciation is the national income. Then how many of the above statements are correct? Only one, only two, only three, or only four statements are correct. ये काफी बेसिक सा सवाल है, यूपीएससी ऐसे सवाल पहले भी पूछ चुका है। तो यहाँ पे जो है, जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सारे के डेफिनेशंस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये सारे डेफिनेशंस बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर
इसे सॉल्व करने का ट्राई करें। ये इसमें शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो अच्छे से टाइम लेकर सॉल्व हो जाए तो वापस से आप सॉल्यूशन देखने आ सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है, जीडीपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये स्टेटमेंट सही है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है कि जीडीपी का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्री में अगर हम बाउंड्री देखें उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एनीवन, यानी कि कोई फॉरेनर भी अगर आकर के हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी काउंट होता है जीडीपी में। जीएनपी में क्या करते हैं कि अगर कोई फॉरेनर हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर हम उसको माइनस कर देते हैं, और अगर कोई इंडियन दूसरे कंट्री में है और वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। और यही जो होता है इसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, जिसमें कि इंडियन जो बाहर रहते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे, और फॉरेनर्स जो इंडिया में है उसको हम माइनस कर देते हैं। दूसरा है जीएनपी इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रांसफर पेमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिसके लिए कोई गुड्स या सर्विस नहीं दिया गया है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को कुछ ग्रांट दे देता है मलेरिया से लड़ने के लिए या ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए, यानी कि इंडिया को कुछ उसके लिए रिटर्न में सर्विस नहीं देनी है, वो इंडिया को पेमेंट दे देगा और इंडिया अकॉर्डिंगली से खर्च करेगी। उस पेमेंट के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं इंडिया का, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो वैसा ऑब्लिगेशन नहीं होता है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स जो वैसे पेमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए वो जीएनपी में इंक्लूड नहीं होता है। तीसरा है जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी, ये भी गलत है। अब जैसे कि किस कंडीशन में जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी, ये किस कंडीशन में जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी हो जाएगा, ये उस केस में जीएनपी जीडीपी से बड़ा हो जाएगा जब किसी देश के जो सिटीजन्स हैं वो ज्यादातर उस देश से बाहर रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है जमाइका। अब ऐसे देश में जीएनपी जो है, जमाइका में बहुत ज्यादा उसके जो रेसिडेंट्स है वो बाहर रहते हैं। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कंट्री के बहुत सारे सिटीजन्स अगर कंट्री से बाहर रहेंगे तो जीएनपी जीडीपी से ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा फॉरेनर्स किसी कंट्री में रह रहे हैं तो वहां पर जो जीडीपी है वो जीएनपी से ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं कि जीडीपी जीएनपी से हमेशा ज्यादा होगा या फिर जीएनपी जो है वो जीडीपी से हमेशा ज्यादा होगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है। पांचवा स्टेटमेंट है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज नेशनल इनकम, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जीडीपी कैलकुलेशन पर है, ये मेंस में पूछा जा चुका है 2019 में। ये क्वेश्चन ये 10 नंबर का 10 मार्कर था, नहीं सॉरी 2020 ये 2021 में आया था, 2021 में आया था। तो ये 10 मार्कर मेंस का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट्स हैं इसमें, द बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इज 2011-12, it is based upon factor cost. GDP of India has consistently increased in last 10 years. GDP growth has consistently increased in last 10 years. How many of the above statements are correct? ये जो है कुछ चेंजेज हुए थे लास्ट अराउंड 2016-17 में, कुछ चेंज किए गए थे, बट क्वेश्चन जो है उस पर 5 साल के बाद आया था। तो यूपीएससी की ऐसा आदत है कि वो कुछ चेंजेज आज हुए हैं तो वो 5 साल बाद भी पूछ सकता है। तो इसे आप जो भी अगर आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा जो अपडेटेड होगा तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन अपडेट किया जा चुका होगा, तो ये सवाल बन जाना चाहिए। इसे टाइम लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
द बेस ईयर इज 2011-12। ये सही है, इसको चेंज किया गया था। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्टर कॉस्ट। ये गलत है, ये मार्केट प्राइस है। इनिशियली फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो है कि जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो मार्केट प्राइस ये जो है, जो चेंजेस आए थे तो उसमें जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट के बजाय मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जो है फैक्टर कॉस्ट वाला ऑप्शन, ये गलत है, मार्केट प्राइस है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट में ना ही टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, ना ही सब्सिडीज को इंक्लूड करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, जीडीपी ऑफ इंडिया हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन लास्ट 10 years एंड जीडीपी ग्रोथ रेट हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन लास्ट 10 years। ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगा। ऑल्दो इंडिया का जो ग्रोथ है ऑफ जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो लार्जली पॉजिटिव रहा है, लेकिन 2020-21 में, जो कि हमारा पेंडेमिक ईयर था, उस साल ग्रोथ रेट माइनस अराउंड 7% हो गया था। तो वहां पर जो है जीडीपी जो है एक डिप ले लिया था, जीडीपी ग्रोथ जो है वहां पे डिप लेकर के अराउंड वी शेप्ड कर्व बन गया था उस ईयर। वी शेप्ड कर्व बन गया था जीडीपी ग्रोथ रेट का। तो वहां पर अगर हम देखते हैं तो जीडीपी जो है वो कम हो गया था। सिमिलरली जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ रहा है। अराउंड इंडिया कुछ 3-4 साल पहले जब 8% से बढ़ रहा था, वही अभी घट करके 6 to 6.5% हो गया है। तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, वो भी घटा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर ओनली 1 होगा। क्वेश्चन 5, ये जो है कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, ये यूपीएससी का काफी फेवरेट सा टॉपिक रहा है। अराउंड लास्ट 5-6 साल में 2 बार इस डायरेक्ट सवाल आ चुका है। तो इससे आने के चांसेस काफी हाई हैं क्वेश्चंस, और ये काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो इसे समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल ही आएंगे। द क्वेश्चन है, हायर द कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, मोर एफिशिएंट द इनकम इज। More efficient the economy is. Higher the incremental capital output ratio, more efficient the economy is. ICOR is independent of policies of the government. ICOR is influenced by technology used in production process, the skills of laborers, etc. Then how many of the above statements are correct? Only one, only two, only three, or all the four statements are correct? अब ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, तो इसे बनाने में, सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसे 2 मिनट तक टाइम ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। वीडियो को पॉज करें और हम तब तक इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, हायर द कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, यानी कि कैपिटल डिवाइड आउटपुट, यानी कि हायर, यानी कि सपोज की वैल्यू 4 है और 4/1 है और 5/1 है। इसका मतलब क्या है कि हायर द रेशियो, मोर एफिशिएंट। 4/1 का मतलब क्या हुआ कि 1 आउटपुट के लिए 4 कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसका मतलब है कि 1 इन आउटपुट के लिए 5 कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह है कि जो ये वाला है, ये ज्यादा इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कि कैपिटल जो कि इनपुट है यहाँ पे 5 लगेगा, यहाँ पर 4 लगेगा, यानी कि ज्यादा रेशियो है, उसका मतलब है ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि वो इकोनॉमी ज्यादा इनएफिशिएंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हायर द कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, मोर इनएफिशिएंट द इकोनॉमी विल बी। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, हायर द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, मोर एफिशिएंट द इकोनॉमी इज। ये क्या है, हायर द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो? इसका मतलब सिंपल ये होता है कि डेल्टा कैपिटल अपॉन डेल्टा आउटपुट। मतलब कि
मतलब कि एक यूनिट आउटपुट बढ़ाने के लिए कितने इनपुट की जरूरत है। तो ऑलमोस्ट सेम ही एक्सप्लेनेशन होगा जो ऑप्शन ए का था, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा है आईसीओआर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं होता है। इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो जो है वो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है, कैसे टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कितना प्रमोट करता है, स्किल स्किलिंग पे कितना फोकस्ड है, तो सारी चीजों पर फोकस करेगा। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा स्टेटमेंट है आईसीओआर इज इन्फ्लुएंस बाय टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस स्किल्स ऑफ लेबर्स एटसेट्रा। मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर जितना एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगा, जितने स्किल्ड वर्कफोर्स होंगे, जितने और भी आपकी चीजें हैं, फिनेंसेस इजीली अवेलेबल हैं, तो उतना ही कम कैपिटल में ज्यादा आउटपुट होगा। तो वो जो है आईसीओआर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है इन सारे फैक्टर्स से। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, तो आंसर ओनली वन हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है purchasing power parity exchange rates are calculated by comparing the prices of same baskets of goods and services in different countries. In terms of PPP dollars, India is the sixth largest economy in the world. Which of the statements are correct? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था। इसे सॉल्व करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये जो है परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट, ये काफी इसका स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन है और यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी ये नॉमिनल जीडीपी में के बेसिस पर सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि अगर हम पीपीपी के टर्म्स में बात करते हैं तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये सही है, तो इसका आंसर सिर्फ वन हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है द वेटेज ऑफ, ये जो है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड है। अगेन ये काफी फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, और इस पे या तो मेंस में या प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। या तो इस पे फुल फ्लेज एक क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर इनमें से किसी स्टेटमेंट में होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को उठाकर डाला जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। The weightage of food in consumer price index is higher than that in wholesale price index. WPI does not capture changes in price of services, which CPI does. RBI has adopted WPI as its key measure of inflation. WPI and CPI both are published by National Statistical Office. WPI and CPI both excludes indirect taxes. How many of the above statements are correct? Only one, only two, only three, और 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा है। अब द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। WPI does not capture changes in price of services, which CPI does. ये भी स्टेटमेंट सही है। RBI now has adopted WPI as its key measures of inflation. ये गलत है, वो CPI है। CPI and WPI both are published by National Statistical Office. ये गलत है। WPI जो होता है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करेगा। WPI and CPI both excludes indirect taxes. ये गलत है, सिर्फ WPI एक्सक्लूड करता है। तो यहाँ पे जो नीचे के 3 स्टेटमेंट है ये गलत है और ऊपर के 2 सही हैं, तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। अब ये सवाल भी
यूपीएससी में आ चुका है, ये पीवाईक्यू है। Economic growth in country X will necessarily have to occur if technological progress is there, population growth is there, capital formation is there, volume of trade grows in world economy. तो ये काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, यहाँ गलत होने के चांसेस बहुत हाई हैं और कुछ ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हैं। तो यहाँ पर आप को संभल कर करनी चाहिए। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो टाइम लेकर इसको सॉल्व करें। इसलिए हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और एक एक ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। पहला सवाल है, देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, यहाँ पर एक टर्म है वर्ल्ड इकोनॉमी। अब वर्ल्ड इकोनॉमी में देखें तो पूरी दुनिया में एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग, स्पेस टेक्नोलॉजी सब आ रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी सब आ रहा है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे कंट्रीज देखते हैं, माली, सोमालिया, तो अब यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज के वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सिविल वॉर है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, लेकिन ये कंट्रीज प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। सेकेंड ऑप्शन इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स। अब सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ होने से कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे हमारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं या फिर एशियन कंट्रीज भी देख सकते हैं, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ तो है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ सब्सटेंशियल नहीं है। इंडिया का अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन जो है हमेशा से ग्रो किया है, लेकिन लेकिन इकोनॉमिक जो है उस प्रोपोर्शन में ग्रो नहीं किया है। तो ये नेसेसरी जो है ये फुलफिल नहीं करता है। ये जो ऑप्शन है, फिर डी ऑप्शन जो है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन वर्ल्ड इकोनॉमी, अगेन ये भी, इसका भी आंसर सेम इसके जैसा ही हो जाएगा कि अगर वहां बढ़ भी रहा है पूरा वर्ल्ड में ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज हो भी रहा है, तो भी ये कंट्रीज उससे बेनिफिट जो है नहीं ले पा रहे हैं। तो भी यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि ये कंट्रीज ग्रो करेंगे ही अगर वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रहा है। अगर इंडिया और यूएस का ट्रेड बढ़ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि माली और सोमालिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इन तीनों ऑप्शन को हटा दें तो जो सबसे एप्ट ऑप्शन है वो ये बचता है कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को अगर डेवलप किया जा रहा है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ पक्के से ही होगा। यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में जो है वो सबसे जो ऑप्टिमम या फिर बोले कि जो सबसे रिलेवेंट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 9 है, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन may not result in significant increase in output due to weak administrative efficiency, illiteracy, high population density, high capital output ratio। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन ये कैपिटल फॉर्मेशन पर है, जो कि मैंने पहले ही बोला था यूपीएससी का काफी फेवरेट सा टॉपिक है। और इन सारे सवालों में गलत होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो सब में कहीं ना कहीं जो इन जो आंसर है उसके काफी क्लोज है। जैसे मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट, अगर यहाँ पर आप देखो तो सारे ऑप्शंस में कहीं ना कहीं देखेंगे तो काफी क्लोज है रियल आंसर के। लेकिन हमें इन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, जो कि बेस्ट आंसर को सेटिस्फाई करे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पर अगेन अगर हम देखते हैं तो जो डायरेक्ट आंसर करता है स्टैटिक पोर्शन के अकॉर्डिंग वो ये ऑप्शन है। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत हाई होगा तो वहां पर जो आउटपुट है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल बाय आउटपुट है। अगर ये बहुत हाई, सपोज कि 1000 है,
तो यहाँ पर एक आउटपुट बढ़ाने के लिए, आउटपुट को एक यूनिट से बढ़ाने के लिए हमें जो इनपुट है वो 1000 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के सेम इनपुट आउटपुट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे जो ऑप्टिमम आंसर है वो हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if industrial output fails to keep pace with agricultural output, agricultural output fails to keep pace with industrial output, poverty and employment increases, import grows faster than exports। अब यहाँ पर है कि which of the following options do not which of the following options represent economic stagnation? ये इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो देखते हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ एग्रीकल्चरल आउटपुट और एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ इंडस्ट्रियल आउटपुट। ये हम नहीं कर सकते क्योंकि जो ग्रोथ है वो सर्विसेज सेक्टर की वजह से भी आ सकता है। तो अगर ये इन दोनों में कोई कोरिलेशन ना हो, ये दोनों पिछड़ भी रहे हो, तो अगर सर्विसेज सेक्टर किसी कंट्री का ग्रो कर रहा है तो भी वहां पर है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। इंपोर्ट ग्रोज फास्टर देन एक्सपोर्ट, अगेन ये सवाल को ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगा, लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ेंगे, तो फिर वहां पर वो अक्रॉस द वर्ल्ड के अगर लग्जरीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो इंपोर्ट करेंगे। सिमिलरली जब कोई इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो उसे टेक्नोलॉजीज की भी जरूरत होगी, तो फिर वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे सारे टेक्नोलॉजीज के। तो या तो फॉरेन एक्सचेंज जो लोन्स के थ्रू या फिर अपने एक्सपोर्ट्स के थ्रू जो भी आएगा उसके थ्रू इंपोर्ट करवाएंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर जो सबसे ऑप्टिमम आंसर है वो सी है कि अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों अगर तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है इसके increase in absolute per capita real GNP do not connote a higher level of economic development। तो यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस में सबसे ऑप्टिमम आंसर ये वाला ही है। तो इस तरीके से हम 10 सवाल को सॉल्व कर लेते हैं और नेक्स्ट कल हम लोग बैंकिंग और कैपिटल और मनी मार्केट को देखेंगे। तो आप उसे पहले रिवीजन कर लें, फिर हम कल उस पर 10 से 20 सवाल उस पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।